हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से रेलवे पूछे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको लेकर आपके सामने आया हूं। आप बने रहिए मेरे साथ और कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से समझिए। यहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। उसमें 25 नंबर की साइंस आएगी, जनरल साइंस। तो मैं आपको रोजाना जनरल साइंस पढ़ाता रहूंगा और जनरल साइंस का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, आज उसको पढ़ा देता हूं। और कार्बोहाइड्रेट से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर से जरूर मिलेगा। इसी तरीके से मैं लगातार जैव अणु पढ़ा रहा हूं। जैव अणु के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा, ये चीज पढ़ेंगे यहां से जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा कार्बोहाइड्रेट। आइए पहले मैं कार्बोहाइड्रेट को समझा दूं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 के अनुपात में होता है। और यहां होती है कार्बन अणुओं की संख्या। ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो अनुपात होता है, वो 2:1 में होता है। देख लीजिए, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, इसे ही कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कभी कभी आपसे कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला भी पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। तो आपको याद रखना है CH2ON, यहां N है कार्बन अणुओं की संख्या। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा इन तीनों तत्वों के अलावा कभी कभी कार्बोहाइड्रेट में सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्व भी होते हैं। सभी कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होते, कुछ ही कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कौन सी वे कार्बोहाइड्रेट्स होती है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो बस आपको ये चार्ट याद रखना है। मैं समझाता चल रहा हूं आपको। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक सर्कराइड, एक पॉलीसैकेराइड। सैकराइड भी 2 प्रकार की होती है, मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड। अगर मोनोसैकराइड की बात करूं तो ये सबसे सरल अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसमें कि इन्हें हम, कार्बन की जो संख्या होती है इसमें कार्बन के 3 से लेकर 7 तक होती है, कार्बन के 3 से लेकर 7 तक। और ये 3 से लेकर, तो शुरुआत करेंगे, 3 है अगर कार्बन की संख्या तब उसे कहेंगे ट्राइओजेज। अगर 4 है अणुओं की संख्या तो कहेंगे टेट्राजेज। 5 है कार्बन अणुओं की संख्या तो इसे कहेंगे पेंटोजेज। और अगर 6 है तो हेक्सोजेज, और अगर 7 है तो हेप्टोजेज। अब इनका सूत्र लिखना सिखाता हूं मैं आपको। आइए देखते हैं सूत्र कैसे लिखते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ट्राइओजेज कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, या ट्राइओजेज सकरा का फार्मूला क्या होता है। अभी मैंने क्या बताया, यहां है एन का मतलब है अणुओं की संख्या। आपको बोला उसने ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राई का मतलब होता है 3। तो यहां एन की जगह आपको 3 लग देना है और इस फार्मूले में रखिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, सी के 3 अणु, एच के कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, और ओ के कितने हो जाएंगे, 3। तो ये जो फार्मूला बना, ये किसका बना, ट्राइओजेज का। ये क्या कहेंगे, ट्राइओजेज। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए टेट्राएज का फार्मूला क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा यानी कि कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी बतानी, 4। अब इसमें कार्बन के अणुओं की संख्या आप रखिए 4। तो देखिए क्या बनेगा, C4, H के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, और O के कितने हो जाएंगे, 4। ये बन जाएगा टेट्राओजेज। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पेंटा पूछा जाएगा तो 5 से गुना करिए, तो पेंटाओजेज का क्या फार्मूला बनेगा, C5H10O5। ये बन जाएगा पेंटाओजेज का फार्मूला। इसी तरीके से आपसे किसी भी सकरा का रेलवे एनटीपीसी में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही बता देना। अगर हेक्सोजेज का क्या आएगा, हेक्सो का मतलब होता है 6, तो इस फार्मूले में 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हेक्सोज का भी फार्मूला आ जाएगा, C के 6, H के 12, O के 6।
तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा ट्राइओजेज का फार्मूला है, तो ट्राई का मतलब 3, तो इस फार्मूले में रखिए, वही निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आपको रेडी रहना है कि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर आप मोनोसैकेराइड के बारे में समझ गए हैं, तो अब उसके बाद मैं बात करता हूं, चलो एक बात और करता हूं, जो मोनोसैकेराइड होता है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है होता है वो पेंटोजेज और हेक्सोसेज, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलो मैं पेंटोजेज के और हेक्सोजेज के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं पेंटोजेज के बारे में बात करता हूं। देखिए पेंटोजेज के बारे में अगर मैं बात करूं, पेंटोजेज यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। पेंटोजेज समझिए, पेंटोजेज। अब सबसे पहले अभी मैंने बताया था पेंटो का मतलब 5 कार्बन, एच के कितने हो जाएंगे, दुगना, 5 दूनी 10, ओ के आएंगे 5, ये पेंटोजेज हो जाती है। पेंटोजेज क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये 2 तरह की होती है, आपको पता है। एक होती है राइबोस सकरा, राइबोस सरकरा। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए किसी एक पेंटोस सकरा का नाम बताओ, तो उसका नाम क्या है, राइबोस सकरा। इसका कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है डीऑक्सी राइबोस सकरा, 2 प्रकार की होती है पेंटोजेज, डीऑक्सी राइबोस सकरा, एक होती है डीऑक्सी राइबोस सकरा का। दोनों का अनुसूत्र यही है, बस संरचना सूत्र में अंतर आता है। डीऑक्सीराइबोस जो सकरा होती है ये डीएनए के निर्माण में भाग लेती है। तो क्वेश्चन अगर कभी भी आपसे पूछे डीएनए के निर्माण में कौन सी सकरा भाग लेती है, तो आंसर क्या आएगा, डीऑक्सीराइबोस सकरा। देखिए पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो आपको थोड़ा डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, थोड़ा सा डीपली, बस हल्का सा कार्बोहाइड्रेट इसमें समझा दूंगा, अगर क्वेश्चन आया तो इसी के अंदर से आएगा, बस देखते रहिए आप। तो डीऑक्सीरा, और अगर राइबोस सकरा पूछे तो यो आरएनए निर्मित हो, आरएनए के बनाने में भाग लेती है। आरएनए अगर आप इसका पूरा नाम देखें, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, देखो आया ना इसमें राइबोस, तो ये राइबोस सकरा यही होती है। देखिए इसमें डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, तो आई नहीं इसमें। तो ये 2 पेंटोस सकरा होती है। अगर आपसे कभी भी पूछे निम्न में से कौन सी पेंटोस सकरा है, तो उसका आंसर आएगा राइबोस या डीऑक्सीराइबोस। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों, और अगर फार्मूला पूछे दोनों का तो ये होता है। तो आपने पढ़ लिया ये एक मोनोसैकेराइड सकरा है। मोनोसैकेराइड में पेंटोजेज पढ़ा आपने, अब मैं थोड़ा सा हेक्सोजेज पे बात करूंगा। हेक्सोजेज आप समझिए, हेक्सोजेज क्या होती है इसको भी देखिए। हेक्सोसेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए हेक्सोजेज, हेक्सोजेज को देखिए, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हेक्सो, हेक्सो का मतलब क्या होता है, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 12, और ओ के कितना आएंगे 6 अणु। यह किसी भी हेक्सो सकरा का अगर आपसे फार्मूला पूछे तो यही होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, निम्न में से कौन सी हेक्सो सकरा है। आपको 4 हेक्सो सकरा के नाम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। एक तो आएगी ग्लूकोज, ये एक हेक्सो सकरा है, ग्लूकोज। दूसरी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तीसरी गलेक्टोज, और चौथी मैनोज। ये 4 की 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सकरा होती है, हेक्सोस सकरा है। और चारों का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। बस अंतर एक होता है, जैसे कि इसमें इन दोनों में अंतर याद रख लो बस, कभी कभी ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में भी अंतर पूछ लेते हैं। इसमें
एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और इसमें दूसरे कार्बन पे कीटो ग्रुप होता है। ये अंतर होता है, संरचना में अंतर आएगा, फार्मूला चारों का सेम ही है। अब ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले वीडियो में जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ग्लूकोज के बारे में बताया था। जो ग्लूकोज होता है ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में किस रूप में होता है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे या यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किसके रूप में होता है, एटीपी। और ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे शरीर के अंदर एटीपी बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ये बात नोट करके लिख लीजिए, कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका पावर हाउस कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पावर हाउस है। क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज से इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी जिसको हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कार्य हमारे ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज का होता है। और ग्लूकोज कहां पाई जाती है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ग्लूकोज कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाई जाती है गन्ने में। ग्लूकोज जो मिलती है इससे हमें ऊर्जा मिलती है, गन्ने में होती है, चकुंदर में भी होती है, वहां आएगा डाइसैकराइड में बताऊंगा मैं। तो ग्लूकोज का ये हो गया। इसी तरीके से फ्रैक्टोज, लैक्टोज, मैनोज, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ये आपने सीख लिया मोनोसैकराइड, यानी कि ये सबसे सरल अणु होते हैं, इनके अंदर जल अपघटन नहीं होता, यानी कि इसके अंदर से जल अपघटन नहीं होता, इसलिए इन्हें हम मोनोसैकराइड कहते हैं। अब मैं बात करता हूं ओलिगोसैकराइड पे। ओलिगोसैकराइड के अगर दो मोनोसैकराइड के अणु मिलते हैं, अभी देखिए समझिए जरा आप, अगर मोनोसैकराइड के दो अणु मिले, मोनोसैकराइड के मोनोसैकराइड मोनोसैकराइड के अगर दो अणु मिलते हैं, जैसे कि एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, दो अणु मिलने से डाइसैकराइड बनेगी। क्या बनेगी, डाइसैकराइड। जब ये तो इसका नाम है डाइसैकराइड। डाई का मतलब क्या होता है, दो अणु। अगर मोनोसैकराइड के दो अणु मिले तो डाइसैकराइड बनते हैं। कैसे, अगर एक ग्लूकोज का अणु, ये ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज का अणु अगर फ्रैक्टोज के अणु से बने, मिल जाए, तो इन दोनों के अणु से मिलने से सुक्रोज बन जाती है, यानी कि चीनी, सुक्रोज। समझ में आया, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकराइड है, याद रखना है, सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, और इसे गन्ना की शर्करा भी कहते हैं, यानी कि ये गन्ने में सबसे ज्यादा पाया जाता है, चकुंदर में पाया जाता है। इन्हीं से चीनी प्राप्त होती है, गन्ने से ही चीनी बनती है, चुकंदर से भी चीनी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि उसमें सुक्रोज पाया जाता है, और सुक्रोज बहुत मीठा होता है। और सुक्रोज का अगर जल अपघटन हो जाए तो सुक्रोज का, देखो मैं फार्मूला लिख दे रहा, आप समझिए जरा सुक्रोज कैसे बनती है। अगर ये सुक्रोज है, एक ग्लूकोज का अणु का फार्मूला भी मैंने क्या बताया, C6H12O6 प्लस फ्रैक्टोज का मैंने क्या फार्मूला बताया, यही सेम, क्योंकि एक्सोस शर्करा है, C6H12O6। दोनों के मिलने से जल अपघटन होता है, यानी कि इनमें से जल का एक अणु निकल जाएगा। तो अब देखिए जल अपघटन हुआ ना इनका, जबकि मोनोसैकराइड का नहीं होता। इन दोनों का जैसे ही जल अपघटन हुआ, कार्बन के कितने अणु रह गए, 6 12, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, देखो 12 और 12 24, 24 में से दो चले गए जल के रूप में, कितने बचे 22। ऑक्सीजन के कितने रह जाएंगे, देखिए 6 12, 12 में से एक चला गया 11। तो ये चीनी का फार्मूला होता है, सुक्रोज का फार्मूला होता है। इसलिए मैंने बताया था अभी, जो डाइसैकराइड का निर्माण होता है वो दो मोनोसैकराइड अणु के जल अपघटन से होता है। देखो दो मोनोसैकराइड के अणु मिले नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दो अणु मिले, इनका जल अपघटन हुआ, क्या बन गया, सुक्रोज बन गया।
तो आपसे सुक्रोज का फार्मूला भी अगर पूछा जाए एग्जाम में, निम्न में से सुक्रोज का फार्मूला कौन सा है, तो अब तो आप बता सकते हैं ना, दो मोनोसैकेराइड के अणु से मिलने से। या आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए गन्ने की शर्करा कौन सी है, सुक्रोज। जब मैं आपका टेस्ट लगाऊंगा साइंस का, तो उसमें जब ये जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन दूंगा, पहले टॉपिक अच्छा कर लेना, फिर जब मैं बहुविकल्प के रूप में जैसे एनटीपीसी के रूप में आते हैं तो देखना आप क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे तो कर पाएंगे, देखते रहिए। तो सुक्रोज आप समझ, आपसे ये भी पूछा जाएगा सुक्रोज कौन सी मोनोसैकेराइड से मिलकर बनती है, तो याद रखना किस किस से, ग्लूकोज से और फ्रैक्टोज से। ठीक है, एक डाइसैकेराइड का मैंने नाम बता दिया आपको, सुक्रोज। दूसरी डाइसैकेराइड की अगर मैं बात करूं, देखिए दूसरी डाइसैकेराइड, अब तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये होना है। अब अगर मैं बात करूं लैक्टोज, अगर मैं बात करूं आपसे लैक्टोज की, ये बहुत ज्यादा बार आपके कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कंपटीशन में लगातार आता रहता है। लैक्टोज कौन, कहां की शर्करा है, यानी कि कहां पाई जाती है, लैक्टोज कहां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए लैक्टोज कहां पाई जाती है, यानी कि किसकी शर्करा होती है लैक्टोज, जैसे कि सुक्रोज तो गन्ने की शर्करा होती है, लैक्टोज कहां पाई जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुग्ध शर्करा, दूध में उपस्थित होती है ये क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज है दुग्ध शर्करा, यानी कि दूध में उपस्थित होती है। अब ये भी पता होना चाहिए लैक्टोज बनती किस किस से, लैक्टोज किस किस से बनती है, ग्लूकोज के एक अणु ले ले, दूसरा अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का एक अणु ले ले तो ये बनेगी लैक्टोज शर्करा, ग्लूकोज से और गलैक्टोज से, गलैक्टोज, ठीक है ना, इससे समझ जाना, ग्लूकोज गलैक्टोज, जब ग्लूकोज के और गलैक्टोज के दो अणु मिलते हैं तब बनती है लैक्टोज। और उसमें क्या बन रहा था, ग्लूकोज के और फ्रैक्टोज के अणु मिल रहे थे सुक्रोज में। क्वेश्चन बहुत कहीं से भी पूछा जा सकते हैं, ऐसे पढ़िएगा तो साइंस समझ में आएगी आपकी। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले सुक्रोज किस किस से मिलकर बनी होती, ग्लूकोज से और फ्रैक्टोज से। तो पूछ सकता है आपको कि निम्न में से सुक्रोज का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज से, और लैक्टोज का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज और गलैक्टोज से। ये पता होना चाहिए, इनका भी जल अपघटन हो जाए, फार्मूला वही, इसमें से भी एक जल का अणु निकल जाएगा, फार्मूला वही, क्या बताया था मैंने अभी, सी के कितने हो जाएंगे 12, एच के 22, ओ के 11, फार्मूला दोनों का यही है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए माल्टोज, माल्टोज के बारे में भी, चलो माल्टोज के बारे में भी समझिए आप। आज डिटेल में कार्बोहाइड्रेट में कभी आप गलती नहीं करेंगे, अगर किसी भी कंपटीशन में आपसे कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आएगा तो इस जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेगा जनरल साइंस में, कभी गलती नहीं होने की। आज देखिए कार्बोहाइड्रेट अच्छे से। अब मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा मैंने क्या बताया, माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड होती है, ये भी दो किसके, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनती है, तब माल्टोज का निर्माण होता है। और फार्मूला इसका भी वही, C12O22 सॉरी H22O11, तो तीनों का फार्मूला यही था, अंतर क्या है बस इनका अणुओं का। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप तुरंत बनाएंगे। अब तो आपके समझ में आ गया ओलिगोसैकेराइड कितने प्रकार की होती है, डाइसैकेराइड। हाँ अब ध्यान रखना, ये तो मैंने अभी कितने क्या बनाया बताया आपको, डाइसैकेराइड। अगर आए ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड इंपोर्टेंट, यहां तक बच्चे पढ़ नहीं पाते, डाइसैकेराइड पे खत्म कर देते हैं। ट्राइसैकेराइड के बारे में तो समझो, जब डाई समझ में आ गया तो ट्राई भी ऐसा ही है, बस कितने अणु मिलेंगे, 3 अणु। किसके, मोनोसैकेराइड के कितने अणु मिलेंगे, 3, तभी तो ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई अणु। और फार्मूला, फार्मूला तो आप तुरंत बनाओ, कितने जल के अणु निकल के जाएंगे, एक यहां से एक यहां से, टोटल कितने जल के अणु निकले, 2 ना। अब देखिए जल का फार्मूला ये होता है ना, और कितने अणु निकल के गए, 2, मल्टीप्लाई करिए कितने हो गए,
H के कितने अणु निकल गए? 4। O के कितने निकल गए? 2। तो अब देखिए मोनोसैकेराइड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? C6H12O6। इसको कितने अणु मिले हुए हैं? 3। एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा। 3 अणु जब मिलते हैं तो क्या फॉर्मूला बना? देखिए C के 18 और इसका H के 36 और O के कितने आएंगे? 18। इसमें से जल के कितने अणु निकलने हैं? देखो ये निकाल दीजिए, H के 4 O के 2 अणु निकालिए जरा इसमें से। फिर जो आपको मिलेगा वो रहेगा ट्राइसैकेराइड का फार्मूला। अब देखिए C के तो 18 ही रहेंगे, ऑप्शन तो यही देख के आपको उत्तर मिल जाएगा। जिस भी ऑप्शन में C के 18 अणु दिखाई दे आपको तुरंत उत्तर बना दीजिए, 3 से गुना कर लीजिए। टेट्रा का पूछे 4 से 6 चौक 24, C का 24 मिलेगा। अब समझ में आया? डाइसैकेराइड पूछे तो C के कितने अणु बोलेंगे आप? C के 6 के एकदम 2 से गुना कर लो, 6 दूनी 12, तो डाइसैकेराइड का भी पता चलेगा। ट्राई का पूछे तो 3 से गुना मारो, C से पहचान कर लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर 2-3 ऑप्शन में ये आ रहा है फिर आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन मैच नहीं होता, उत्तर मैच हो गया तो ऑक्सीजन के देख लो। देखो कैसे, C के कितना है? 18। H के कितने कम करने हैं आपको? 4। तो 36 में से 4 गए 32, H के कितने हो जाएंगे? 32। O के कितने हो जाएंगे? कितने कम करेंगे? 2। 18 में से 2 16। अब तो समझ गए ना, चाहे डाइसैकेराइड का फॉर्मूला पूछे, चाहे ट्राई का पूछे, चाहे टेट्रा का पूछे, चाहे पेंटा का पूछे, ठीक है, फार्मूले तो बनाना आ गया ना आप पे। इस तरीके से जल के अणु, ग्लूको, ये मोनोसैकेराइड के अणुओं से इनका निर्माण होता है। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, रेफिनोज। क्या बोला मैंने? रेफिनोज, यही ट्राइसैकेराइड है। कभी भी आपसे पूछे एग्जाम में कि किसी एक ट्राइसैकेराइड का नाम बताओ, डाई तो सब बता देंगे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मैनोज सब रट लेते हैं, ट्राई का नहीं बताते। ट्राई का क्या बताया मैंने? रेफिनोज, लिख लो रेफिनोज। रेफिनोज तुरंत बनाओ, फार्मूला पूछे रेफिनोज का, ये तो लिखा अभी ये तो बताया आपको। हाँ, एक और चीज इसमें छोटी सी बात पूछ लो, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों से मिलकर बनती है रेफिनोज। समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अगर पढ़ लिया तो क्वेश्चन तुरंत बनाओगे आप, कहीं से आ जाए। अब एक और, अब मैंने दूसरी कार्बोहाइड्रेट कौन बताई थी? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड 2 तरह की होती है, ये भी समझिए, कहीं कोई नहीं बता पाएगा होमोपॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। नाम से पता, नाम में ही तो उत्तर छुपा रहता है, आप बस थोड़ा सा समझ तो लीजिए। होमो का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे अणुओं से निर्माण होना, अपने ही, इसे तो होमो कहते हैं। देखो आपने मानव में भी देखा होगा, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस सैपियंस, होमो आता है ना लिखा हुआ। होमो क्या होता है? अपने ही जाति की। अब देखिए एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जैसे कि ये स्टार्च है, होमोपॉलीसैकेराइड क्या है, इसकी डेफिनेशन अभी आपकी समझ में आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आपकी समझ में आएगी अभी। देखिए आप, हाँ मैंने क्या बताया आपको? स्टार्च, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्च चाहे मंड कह दे, ये क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये? एक पॉलीसैकेराइड। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक पॉलीसैकेराइड का नाम बताओ, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया स्टार्च होती है, ग्लाइकोजन होती है, इन्युलिन होती है। स्टार्च और ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे अगर आगे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ऊपर से नहीं पढ़ना। अब थोड़ा सा ही डीपली पढ़ लो, तभी तो नंबर आता है। डिफरेंस तो यही पैदा होता है, जो 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 कोई नहीं जानता हो वो आप जाने। देखिए स्टार्च होती क्या है, किसको कहते हैं स्टार्च? मंड। क्या होता है? अब मैं स्टार्च को समझा देता हूं। होमो, होमो को समझिए, इससे समझ में आ जाएगा। जब ग्लूकोज 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 चले जाओ 100 से लेकर 300 तक, 100 से लेकर 300 तक अणु जब मिलते हैं तब स्टार्च का निर्माण होता है। जब ये तो इसे कहा पॉली, पॉली माने बहुत सारे,
पॉली माने बहुत सारे, और होमो का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही मोनोसैकेराइड से निर्माण, और वो भी किससे, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इसके अलावा कोई ना आए, तब ये तो होमो हुआ। अगर किसी और सैकेराइड का नाम पूछे पॉलीसैकेराइड का, होमो का मतलब चाहे फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, इसके अलावा कोई दूसरा ना आए, यह होता है होमो। अब तो आ गया समझ में होमो क्या होता है। और पॉली का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे अणु, कम से कम 100 से लेकर 300 तक, 100 से ज्यादा चाहे 150 हो चाहे 200 हो, इस तरीके से पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। पॉली भी समझ में आ गया आपका, होमो भी समझ में आ गया। हाँ, मैं बात कर रहा था स्टार्च। स्टार्च अब कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, स्टार्च कहाँ बनता है। आप जब बायो का चैप्टर पढ़े ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा आता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण स्टार्च से होता है, यानी कि पौधों की जो मिडिल मिडिल लेयर होती है ना, उसका निर्माण होता है स्टार्च से। समझ में आ गया। हाँ, मनुष्य के अंदर कौन सी पॉलीसैकेराइड पाई जाती है, पता है किसी को? अब बताइए आप, मैं बता देता हूं। ग्लाइकोजन, ये ये ग्लाइकोजन जंतु पॉलीसैकेराइड है हमारे अंदर। क्या काम करती है, आप बता देता हूं क्या काम करती है। मजा आ रहा है ना कार्बोहाइड्रेट पढ़ने में, आज पढ़ लो और तुरंत एग्जाम का क्वेश्चन बनाओ। आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन, 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 ग्लाइकोजन किसे कहते हैं अब समझिए आपको। ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन देखिए, जब हम भोजन करते हैं, जब जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में वसा होती है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही वसा होती है। जरूरत से ज्यादा जब वसा हमारे शरीर में आ जाती है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर और पेशियों में जमा हो जाती है। काय में जमा हो जाती है, जंतु पेशियों में, जंतु के काय में, लीवर में, लीवर में और पेशियों में ग्लाइकोजन जमा हो जाती है। अब पता क्या काम है इसका, इसलिए इसे जंतु मंड भी कहते हैं, जंतु संचित मंड। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में निम्न में से कौन से जंतु मंड है, जंतु पॉलीसैकेराइड है, यानी कि जंतु के अंदर कौन सी, ग्लाइकोजन। और कहां जमा होती है, लीवर और पेशियों में। काम क्या है इसका, इसका काम क्या है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोनेसिस क्रिया द्वारा यो जो ग्लाइकोजन है यो ग्लूकोज में बदलती है। यानी कि फिर हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी, आपने देखा होगा अगर हम सुबह से शाम तक कुछ ना खाए, शरीर थका थका सा हो जाता है। समझ रहे हो क्या होता है, ग्लूकोज की कमी आती है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी तो है हमारी ऊर्जा का कार्य करता है, एटीपी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो यही प्रोसेस होता है, अगर ग्लूकोज की अगर कमी आए, हमारे शरीर में ग्लूकोज की अगर कमी आती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनती है, और ये कार्य कहां होता है, लिवर के अंदर होता है। और अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बन जाए शरीर में तो वापस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाती है, लिवर में जमा हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोजन का, इसलिए इसे हम जंतु संचित पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। आया समझ में ग्लाइकोजन। तो हमारे शरीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, और कहां से प्राप्त करते हैं, भोजन से। ठीक है ना। इसके बाद अब मैं बात करूंगा लास्ट में संरचनात्मक, नाम से पता चला होगा संरचनात्मक, यानी कि ये संरचना का निर्माण करती है। किसके संरचना का निर्माण करती है, संरचना, जंतुओं की संरचना, जीव जंतुओं की संरचना, पौधों की संरचना, सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, काइटिन कीटों का जो कंकाल बनता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। तो ये होती है, अगर आपसे पूछे एग्जाम में संरचनात्मक प्रोटीन का नाम बताओ तो सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, कोई सा भी बता दो। और अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन से होमोपोलिसैकेराइड है, देखिए स्टार्च मिले चाहे ऑप्शन में ग्लाइकोजन मिले चाहे यूनिलीन मिले, तो ये डायग्राम आप दिमाग में रख लीजिए, इनको मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इस तरीके से पूरा कार्बोहाइड्रेट आपका कवर हुआ। अगर एग्जाम में पूछे किसी भी कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आए तो अब नहीं छूटेगा, फार्मूले बनाने बता दिए मैंने आपको, सब कुछ मैंने इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में कवर कर दिया। तो ये मेरी पहली क्लास कार्बोहाइड्रेट की, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास आपको विटामिन पढ़ाऊंगा। थैंक्स बने रहने के लिए।